नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीटेट मैथ्स की रामबाण क्लास नंबर 3 में। इससे पहले की जो 2 क्लासेस हैं, अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें वहां से देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ एल्जेब्राइक फार्मूला से, यानी कि बीजगणित के कुछ फार्मूले हैं, उनसे हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा था कि सर बीजगणित के अलजेब्रा के फार्मूले एक बार हमें सारे करा दीजिएगा, और आज की जो क्लास है उसमें वो फार्मूले इस्तेमाल भी होंगे, तो वो करने जरूरी हैं। तो फार्मूले आपके सामने हैं स्क्रीन पर, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। कुछ फार्मूले ये हैं, एक मैं इमेज और दिखाऊंगा आपको, उसमें भी कुछ फार्मूले हैं और इनको एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो यहां पर जो पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने इसे पहले कैसे याद किया हुआ था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसे ऐसे जानते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों ये और ये दोनों सेम हैं, ये याद करने में थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, तो आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जबकि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भाई। अब इसके बाद इन दोनों फार्मूलों को अगर हम ऐड कर दें, ये जो तीसरा फार्मूला है कैसे बना है, इन दोनों फार्मूलों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो देखो बीच में प्लस का निशान आ गया, तो जब ऐड करेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना बनेगा? 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बनेगा? 2b स्क्वायर। और ये दोनों सेम हैं, ये आपस में कट जाएंगे। तो इसी चीज को यहां पर कॉमन लेके लिखा हुआ है, मैंने कहा ये कितना बनेगा? 2a स्क्वायर, और यहां से बनेगा 2b स्क्वायर। जब हम इनको ऐड करेंगे ये कट जाएंगे, तो इसमें से 2 को कॉमन लिया तो फिर ये इस तरह का बन जाएगा। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इंपॉर्टेंट। चौथे वाला फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर क्या लिखा है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों फार्मूलों को क्या किया? इसमें माइनस किया है। तो जब दोनों फार्मूलों को हम माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो ये कट जाएगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस होगा तो ये भी कट जाएगा, और 2ab में जब ये माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। 2ab में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बनेगा 4ab, ठीक है। तो यहां पे लिखा है 4ab। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने कल भी इस्तेमाल किया था, कई बार आ चुका है। ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद ये जो लास्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूले हैं। तो ये जो शुरुआत के हमारे जो 5 फार्मूले हैं, 1 2 3 4 5, ये ज्यादातर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये तो स्क्वायर के फार्मूले थे। ऐसे है ना दोस्तों, क्यूब के फार्मूले भी हैं, तो ये क्यूब वाले फार्मूले हैं, तो इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक। इनको अब देख लेते क्या है। ये यहां पे लिखा है a प्लस बी का क्यूब, ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, क्लियर। a माइनस बी के क्यूब में क्या है? जैसा ऊपर था ना, सारा ही फिर से है, इसमें सारे माइनस के साइन लगेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक भाई। अब ये दोनों फिर से इंपॉर्टेंट हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या है? इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए आपने पहले लिखना है a प्लस बी, ठीक है। प्लस वाला है तो प्लस लिखेंगे, माइनस वाले में माइनस लिखेंगे। फिर क्या लिखना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अभी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था ना, वहां पे 2 आया था, लेकिन इसमें 2 नहीं होता, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस फार्मूले में क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और इस वाले में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो ध्यान से देखो, दोनों फार्मूले सेम है। याद करने का तरीका आपको समझा देता हूं। प्लस वाले में यहां पे प्लस आएगा, यहां ab के साथ माइनस आएगा, क्लियर है। एक माइनस उसमें भी आएगा और एक माइनस इसमें भी आएगा, ये बात ध्यान रखना। इस वाले में क्या है? इसके अंदर पहले माइनस आ जाएगा, बाकी सारा प्लस आएगा। तो आप याद रखना, इन फॉर्मूलों के अंदर एक एक साइन माइनस का आएगा, लेकिन प्लस वाले फार्मूले में पहले प्लस आ गया तो माइनस कहां बचा? बाद में। इस वाले में पहले माइनस आ गया तो फिर बाद के सारे प्लस होंगे, ठीक है। इसके अलावा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जब आपका इस्तेमाल होगा तो इसमें आपको जो वैल्यू दी जाएंगी ना, ए बी सी की वैल्यू दी जाएंगी, और आपने देखना है कि क्या a प्लस बी प्लस सी जीरो है। अगर जीरो है, अगर ये जीरो है तो ध्यान दीजिएगा इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, तो अगर ये जीरो है तो जीरो इंटू कुछ भी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फिर a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो फिर ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर। मैंने अभी आपको बताया अगर ये जीरो है तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो होगा, यानी कि इस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड जीरो है तो इसको हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 3abc में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो आज की जो क्लास है उसमें काफ़ी सारे अलजेब्रा के फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होंगे। तो क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, ठीक है, इनको याद कर लेना, फायदा होगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। ठीक है, आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति का परिमाप कितना होगा सेंटीमीटर में? कह रहे हैं कि ये जो एक डायग्राम है जिसमें 5 जो है स्क्वायर इस्तेमाल किए हमने, 5 स्क्वायर हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड कैसी हो? बराबर हो। इसका जो एरिया है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन इसका पेरीमीटर क्या होगा? परिमाप क्या होगा? तो मैंने आपको समझाया था परिमाप क्या होता है, सारी साइड का सम परिमाप होता है। ठीक है, किसी भी क्लोज फिगर की सभी साइड्स का जो सम है वो परिमाप होता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बना देता हूं यहां पे, ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, और आज की जो क्लास रहेगी ना उसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन शब्द मैंने क्यों बोला, इसके बारे में बताऊंगा तुम्हें। वर्ग क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, समान हो। ये ठीक है, जितना ये है, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, तो ऐसे 1 2 3 4 5 स्क्वायर इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस पूरे का एरिया कितना है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया कि आज की जो क्लास है इंपॉर्टेंट भी है, प्लस में मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस के, जैसे प्रैक्टिकल साइंस के होते हैं ना, वहां पे हम करके देखते हैं चीजों को। तो यहां पर आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा क्वेश्चंस के। तो यहां मैं कह रहा हूं कि इसका अगर एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई मान लो ये 1 2 3 4 5, ये कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, ऐसा मान लो। अगर ये 5 बच्चे हैं, मैंने कहा इनके पास 180 रुपए हैं, तो अगर 5 बच्चों के पास 180 रुपए हैं तो एक बच्चे के पास कितने रुपए हुए? तो तुमने कहा 36 रुपए एक बच्चे के पास है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एक स्क्वायर है, इस एक स्क्वायर का एरिया कितना आ गया? 36 आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो एरिया होता है, स्क्वायर कैसा होता है? ऐसा। अभी मैंने आपको बताया जिसकी सारी साइड क्या हो? बराबर हो। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, यानी कि ये इंटू ये, तो ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर एरिया है तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। स्क्वायर हटेगा तो रूट बन जाएगा, तो ए की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब ये हुआ इसकी सारी साइड 6 6 6 6 ऐसे दे रखी है। तो मुझे बताओ, ये साइड 6 हो गई, ये भी 6 हो गई, ये भी 6 हो गई। ठीक है, तो अब देखो ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा। क्लियर? क्योंकि ये सारे समान हैं, तो ये 6 हो गया, ये भी 6, ये भी 6 6 6, इस तरह से हम इसको यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने लिख लिया तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? इसका परिमाप कितना होगा, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड्स का सम पेरीमीटर कहलाता है। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 साइड है ना। ठीक है, तो 12 इंटू में 6 तो कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर जो वो है वो इसका क्या होगा? परिमाप होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। सभी साइड का टोटल ही तो करना है हमने। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लो, टोटल करना है। ये कह दो 18 हो गया, ठीक है, ये भी 18 हो गया, तो 36 तो ये हो गई। ठीक है, 36 और 6 42, 42 और 12 कितना हो गया? 54, 54 और 12
फिर से कितना हो गया 56 10 66, 66 और 6 कितना हो गया 72। जोड़ना इनको सबको कैसे मर्जी जोड़ लो, 72 टोटल बन रहे हैं। मैंने क्या किया सभी देख लिया भाई 6 कितनी बार आया उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ऐड करना था, ठीक है, समझ गए होगे आप सभी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, मैंने कहा ये जो हम रामबाण क्लास कर रहे हैं इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को हम पहले कवर करेंगे। तो अगर कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि यार हम तो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई पहले क्वेश्चन पेपर 1 के आएंगे, उसके बाद पेपर 2 के आएंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं पेपर 2 का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, हम नहीं करेंगे, वैसे मेरी सलाह ये है आप लोगों के लिए, अगर आप उन्हें करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो मुश्किल है या कुछ इस तरह का है, भाई क्वेश्चन आपका भी कैसा भी आ सकता है, इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अगर आप करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी। ये मत देखना कि हमारा पेपर 1 है पेपर 2 क्यों देखें, हमारा पेपर 2 है पेपर 1 क्यों देखें, ठीक है। पेपर 2 वालों को सारा देखना ही है, और पेपर 1 वाले अगर लगता है कोई क्वेश्चन मुश्किल है तो मैं बता दूंगा कि अब ये लेवल 2 शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तब तक आप करें। इसमें क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों को मैं भी बोल के बता दूंगा, बाकी इसको करें भाई। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर एक ठोस जैसी आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक, मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब शेप का है, जैसे ये डस्टर है ना, ये एक क्यूब की शेप का है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जिसमें प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, ब्लॉकों की संख्या, जिनमें प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है और ब्लॉकों की संख्या कितनी होगी। ये जो इसके अंदर ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे ब्लॉक जो है ना, इनकी साइड आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी जो शेप है ये कैसी है, क्यूबिकल शेप है, ब्लॉक्स हैं क्यूब फॉर्म के। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने ब्लॉक रखे गए हैं टोटल। तो आप मुझे बताइए यहां पर नीचे की साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5, नीचे की साइड 5 ब्लॉक हैं। अच्छा, ऐसे तिरछी साइड में कितने ब्लॉक दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 इधर दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे खड़े में कितने हैं, 1 2 3, 3 खड़े में है, तो 500 के 20 दिया 60। तो लेवल 1 का क्वेश्चन था पेपर 1 का, तो 60 इसमें ब्लॉक्स की संख्या, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। ये कह रहा है कि ये जो नीचे दे रखे हैं ना डिवीजन, इनमें से किस में रिमाइंडर ज्यादा आएगा, किससे, जब हम 176 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर 176 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो तुम कहोगे 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 2, कितना शेष आ रहा है, 2 शेष आ रहा है, ठीक है। ये मैंने लिख के समझाया ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए सबको। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो ध्यान से, कोई भी नंबर कब कटेगा 3 से, जब उसके डिजिट्स का टोटल 3 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 7 8, 8 और 6 14, इसके डिजिट्स का टोटल बन रहा है 14। अब मैं अगर इसको 3 से काटूंगा तो 14 में से 12 तो कट जाएगा, और 2 जो एक्स्ट्रा बचेगा वही इसका रिमाइंडर है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने इसको लिख के भी समझा दिया। तो कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दे रखी है, इनमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसका रिमाइंडर इससे बढ़ाएगा, जिसका शेष इस 2 से बढ़ाएगा। तो अब आप देखो, ये वाली ऑप्शन तो होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से छोटा ही रिमाइंडर मिलेगा आपको, ठीक है। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे छोटा आपको शेष मिलता है हमेशा। तो ये ऑप्शन तो होगी नहीं, तो इस पे टाइम वेस्ट मत करना। इसकी बात करता हूं, देखो अब इसको डिवाइड करके मत देखो, ऐसे ही पता लग जाएगा, या तो करके देख लेना या ऐसे ही पता लग जाएगा। कैसे? 1 और 7 8, 8 और 5 13, जब 13 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 12 कट जाएगा, 1 शेष बचेगा। इसका मतलब 1 तो इससे छोटा है, और हमें तो कैसा चाहिए, इससे अधिक चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। सी की बात करते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो, कोई भी नंबर 5 से कब कटता है दोस्तों, जब उसके लास्ट में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, तभी वो नंबर 5 से कटेगा। तो इसका मतलब जब 173 को मैं 5 से काटूंगा तो 170 इसमें से कट जाएगा, क्योंकि 170 तो 5 से पूरा कटेगा, और इसका जो शेष है वो 3 एक्स्ट्रा है, यानी कि 3 इसमें बच जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी ही आंसर है। ये करने की जरूरत थी ही नहीं। अगर फिर भी उसको करना चाहो तो उसका भी डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है।
कि कोई भी नंबर, मैंने लिखा 174, ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसको चेक करने के लिए या तो तुम 4 से डिवाइड करो। दूसरा तरीका क्या, इसके लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करके देखो। तो मुझे बताओ, अगर मैं 74 को 4 से काटूं तो 72 इसमें से कट जाएगा। देखो 4 से ना 72 पूरा कटता है, 18 चौके 72 होते हैं, यानी कि 72 इसमें से कट गया। तो इसके पास कितना एक्स्ट्रा बचा, 2 एक्स्ट्रा बचा, यानी कि इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा 2 शेष बचेगा। लेकिन बचना तो इससे बड़ा चाहिए था, तो फिर ये भी इसका आंसर नहीं था। तो पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। तो इस एक सिंगल क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको कई सारे डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, तो याद रखना आप इनको, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा सी, क्योंकि 170 कटेगा, 3 एक्स्ट्रा है, वो हमारा शेष होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चीजों को बड़े आराम से, प्यार से, ध्यान से समझना है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, ये किसके बराबर होगा? और ध्यान रखना ये मीटर में बताना आपने, इसका मतलब पूरे क्वेश्चन को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा 500 सेंटीमीटर है, और आप सभी जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं इस सेंटीमीटर वाली चीज को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस में 50 मीटर, इसको नहीं छेड़ना, क्यों? क्योंकि ये मीटर में ऑलरेडी है। प्लस में 5 किलोमीटर, आपको पता है 1 मीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसका मतलब 5000 यहां से आ जाएगा। तो 5000 तो ये बन गया, 50 ये बन गया, और इसको काटूंगा 5 ये बन गया, तो कितना बन गया, 5055 मीटर, ठीक है भाई। तो दिख रहे कहीं पर 50-55 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका जवाब है। तो पेपर 1 तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप करें। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दे रखा है, एक पैटर्न है, ठीक है। और पैटर्न भी है क्या, सिंपल सा आपको बता दूं, इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिखा हुआ है, ठीक है। 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आएगा, 11 11 121 होता है। आगे 111 की 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 2 1 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ। क्या, जब भी 11 11 मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि जितने डिजिट यहाँ है उतने यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप इनको काउंट करो, 1 2 2 है ना, तो आपने काउंट किया 1 2, और फिर इसी से उल्टा काउंट करना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे फिर से सुनो, अगर 111 इंटू 111 होगा तो इनको काउंट करो तो कितना हुआ, 1 2 3, बस इसी से फिर उल्टा लिखना शुरू कर दो। जैसे 1 2 3 4, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो आप इसको काउंट करो 1 2 3 4, और यहीं से फिर वापस बैक काउंटिंग फिर से लिख दो। तो उसने पूछा था ये किसके बराबर होगा, तो ये देखो कहां तक है, 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम 5 तक जाएगा, और फिर से 4 3 आना चाहिए था, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4 आना चाहिए, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा हुआ है, ठीक है। डी ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। तो ध्यान से लिखना, इनको सफल करके दे रखे हैं उसने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। कह रहा है एक नंबर है 5671 और इसके डिजिट्स को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो जो नंबर आएगा उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। तो हमारा नंबर कितना है 5671, इसके डिजिट्स को पलटूंगा तो 1765, पहले 1 फिर 7 फिर 6 5, और इनका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो मुझे बताइए 11 में से 5 गए 6 में से 6 गए 0। अब यहाँ पे पीछे से 1 ले लेगा, 16 में से 7 गए 9, 4 में से 1 गया 3, तो 3906। ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है, तो बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 63606। ठीक है, तो आपको बता दें 63606, इसमें हमें 6 की स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू देखनी है, कौन कौन सी होंगी। तो मुझे बताओ, सबसे पहले 6 लिखा हुआ है, तो
तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी समझाया था। इसके आगे जितने डिजिट लिखे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, उतने आपने 0 लगा देने हैं। यानी कि इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 60,000। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक बात। उसके बाद इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 2 0 इसके आगे लगेंगी और ये 6 रहेगा एज इट इज, यानी कि ये इस पोजीशन पे रखा हुआ है। इसके आगे कितने डिजिट हैं, है ही नहीं, तो फिर ये इसका 6 का 6 रहेगा। और इनका सम पूछ रहा था आपसे, तो आंसर जो बनेगा 60606। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो जो फर्स्ट लेवल वाले बच्चे हैं उनको बस समझ होनी चाहिए इस सब्जेक्ट की, मैथ की समझ होनी चाहिए। जमा घटा गुना भाग, इस पर ज़्यादा जोर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द हैं एक बार मैं इनको लिख देता हूँ, पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती, और एक यहाँ पर शब्द है परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती। ठीक है, एक तो पूर्ववर्ती लिखा है और एक परवर्ती लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर, इसको बोलते हैं हम सक्सेसर। ठीक है, पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्री। देखो, पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसेसर, परवर्ती यानी कि सक्सेसर। ठीक है, और सीधे शब्द लिखता हूं, किसी को अगर इसमें दिक्कत आ रही है। पूर्ववर्ती होता है पहले का। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। परवर्ती होता है बाद का। ठीक है, पहले वाले को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती और बाद वाले को हम बोलते हैं परवर्ती। अब देखो, अब क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं। 1000 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले का, तो 1000 का पहला क्या है, 999 का पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती, इसका फिर से पूर्ववर्ती क्या होगा, 998, यानी कि इससे पहले का फर्दर। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है वो 999 है, तो ऑप्शन ए जो है वो तो गलत हो गई। ठीक है, एक बार फिर से देखो, उसने कहा 1000 के पहले का, पूर्ववर्ती का मतलब पहले का, 1000 के पहले का फिर से पहला 999 होगा। तो मुझे बताओ 1000 के पहला तो 900, इससे पहला 999 होगा, इसका फर्दर पहला 998 होगा, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को देखो फिर से, इंग्लिश वाले देख लेना, प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिखा हुआ यहाँ पे। 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 से पहले का क्या होगा, 999 का परवर्ती। अब 999 के बाद का, परवर्ती का मतलब क्या, बाद का। 999 के बाद का क्या होगा, 1000, तो कह रहे वो तो 1001 है, इसका मतलब ये भी गलत कह रहे। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चले। 1000 के परवर्ती, ये पूर्ववर्ती है भाई, यहां मात्रा की मिस्टेक है। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूर्ववर्ती है। ठीक है, ये ऊ की मात्रा नहीं लगी। 1000 के पूर्ववर्ती यानी कि 1000 का पहला क्या होगा, 999 का परवर्ती, 999 का बाद का क्या होगा, 1000, लेकिन वो कह रहा है 1002 है, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन की तरफ चलो। 1000 के परवर्ती, अब देखो 3 गलत हो गए ना, तो चौथे को करके देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा आंसर लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई करवा देता हूं। 1000 का परवर्ती यानी कि परवर्ती का मतलब क्या, सक्सेसर यानी कि बाद का, तो 1000 के बाद का क्या होगा, 1001 का पूर्ववर्ती, इससे पहले का यानी कि इसका प्रीडिसेसर कितना होगा, 1000, तो वो कह रहा है कि वो 1000 है, तो इसका मतलब वो सही बोल रहे हैं। ठीक है ना, इससे पहले का क्या होगा, 1000, तो उसने सही बोला। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैंने इधर उधर जो लिखे हैं केवल इसी में लिखा, कभी तुम कहो कि भाई ये सर आपने उधर क्यों लिख दिया, अगर इससे पहले का तो इधर लिखना चाहिए। तो बस समझना, उस मीनिंग को समझना कि 1000 का परवर्ती, परवर्ती का मतलब सक्सेसर क्या होगा, 1001 होगा, इसका पूर्ववर्ती यानी कि 1001 से पहले का तो कितना होगा, 1000, तो वो भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, तो इनको याद रखना, यहां से आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या है। अब देखो इस बात को ना कैसे इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, कैसे कह रहे हैं, एक खिलौने में 239 टॉयज हैं,
70 यानी कि 70 और उसमें ऐड कर दिए तो 239 प्लस 70 आंसर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो गलत हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से तो माइनस हो गए, तो ये गलत हैं, ये सही है। ठीक है, 239 प्लस 70। आगे क्या कह रहा था? 152 बिक गए, इसका मतलब 152 उसमें से कम हो गए, तो माइनस 152 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी आंसर है, डी गलत है। तो बचे हुए खिलौने की संख्या ऐसी निकलेगी, टोटल 239 प्लस 70 और इस ये बिक गए, इसको माइनस कर दिया, तो बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल सी दुनियादारी की समझ है ना। कितना कह रहा है? 2.5 रुपये की एक पेंसिल, 2.5 रुपीज की जो एक पेंसिल है, अमित ने 1.5 दर्जन 1:1/2 डजन जो है वो पेंसिल खरीद ली। तो आपको पता है एक दर्जन यानी कि 1 डजन कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 1.5 दर्जन में 18 हो गए। इसका मतलब उसने 18 पेंसिल खरीदी थी। तो कितने की ली होंगी? 18 दूनी 36 और 9 45 रुपए की। ठीक है, किसी को नहीं पता लगा मैंने क्या किया, तो भाई वो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देना। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 निमे 18, 9 पंजे 45, जैसे भी आप करें मल्टीप्लाई करनी है। तो 45 रुपए की उसने पेंसिल खरीद ली, उसने दुकानदार को तो 100 रुपए दिए, तो 45 रुपए काट के दुकानदार कितने देगा? 55 रुपए देगा। तो देखो अब इसके लिए तो कोई मैथमेटिक्स सिखाने की जरूरत भी नहीं थी, तो 55 यानी कि ऑप्शन सी। तो रोजमर्रा की जिंदगी है आपकी ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो चीजों को आसान कैसे बनाने, वो आपका नजरिया है कि कैसे आसान बनेंगी। ठीक है, तो बिना लिखे हो सकता था क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया समझाने के लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा? इस मल्टीप्लिकेशन में द सम ऑफ यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब 3759 और 9573। जब आप इसको मल्टीप्लाई शुरू हो जाओगे तो तुम कहोगे 3 में 27, 3 पंजे 15 और 2 17। इसके बाद क्या आ रहा है उसका कोई रोल नहीं है, इधर से चलो 7 में 63। ठीक है, इसके बाद आगे चलेगा कोई रोल नहीं है, ऐड करो। यहां पे फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 7 और 3 10, इसके आगे जाएगा, इसके आगे का कोई रोल है ही नहीं। हमें तो कौन सा चाहिए था? इकाई का और दहाई का, ये दोनों हमें मिल गए। ठीक है, ये है यूनिट पोजीशन, ये है टेंस। वंस भी बोल सकते हो, यूनिट पोजीशन, दोनों का मतलब सेम है। तो उसने क्या कहा था? इकाई और दहाई के अंकों का योगफल, इसका मतलब 0 + 7 कितना बनेगा? 7। तो 7 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तो पूरी मल्टीप्लिकेशन मत करना, वहां पे कहीं समय आप खराब करो इसको मल्टीप्लाई करने में। केवल 2 डिजिट तक हमें चाहिए, तो बस इतने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम से रिलेटेड है, समय का क्वेश्चन एक आपका आ गया। ठीक है, तो टाइम का कल फॉर्मेट हमने देखा था पिछली क्लास में, अगर नहीं देखी तो मैंने बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से देख लीजिएगा। कह रहे 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है कितनी देर का, मात्र ये आपको बता दूं, पहले वही बता देता हूं कि ये था कितनी देर का। आपको ये समझाने के लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास 12 रुपए हैं और मैंने इसमें से 5 रुपए किसी को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। मेरे पास थे 12 रुपए, मैंने 5 किसी को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 7। अब ध्यान से देखो ये चीज कैसे आ सकती है। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया, मैंने कहा 12 में से मैंने 5 को माइनस किया तो 7 आया। तो 12 कैसे बन सकता है? इस 5 को इधर ले जाओ तो ये फिर से 12 बन जाएगा। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्या है? आंसर। मैंने कहा 12 में से 5 माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया, तो आंसर में जो माइनस किया था वो फिर से ऐड करूंगा तो फिर से मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? अब मैं ये क्या समझा रहा था, इस बात को समझो। मुझे बताओ इसमें से ये समय है, ये समय अगर माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, इसमें से ये माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आंसर। तो क्यों ना आंसर में मैं इसको जोड़ दूं, तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? ये। तो मुझे बताओ अगर मैं 4 घंटे 59 मिनट को इसके साथ जोड़ूंगा तो लास्ट में 9 और 1 0 आएगा, जबकि आना चाहिए 8। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं। 2 घंटे 58 मिनट में से
अगर मैं माइनस कर दूं 4 घंटे 59 मिनट को, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा आंसर। ठीक है, ध्यान से समझना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। मुझे आंसर मिलेगा, अगर आंसर ये मिला 10:01, तो मुझे बताओ ये इधर आके प्लस होगा। जब प्लस होगा तो मिनट में मिनट प्लस होंगे, तो 9 और 1 लास्ट में 0 आएगा। तो मुझे बताओ फिर से ये क्या बनना चाहिए था? ये बनना चाहिए था, लेकिन वहां तो 0 आ गया ना, इसमें तो 8 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर था ही नहीं। फिर से देखो, 7 + 9, 9 और 7 16, इसमें तो 8 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। हाँ देखो, 9 और 9 18, इन दोनों से आपका बाद में 8 आ रहा है, यानी कि आंसर बी और डी में से कोई एक है। लेकिन कौन सा होगा मुझे बताओ? 2:58 PM में से अगर कुछ पहले हम देखेंगे तो फिर तो AM का समय रहा होगा। तो AM का समय किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर था। कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, इतना सब कुछ भी नहीं करना था। लेकिन अब लेकिन क्यों बोला मैंने? बाई चांस ऐसी कोई और ऑप्शन भी लिखी हो जिससे ये हमारा 8 बन रहा हो, बाई चांस यहाँ कोई और ऑप्शन ऐसी लिखी होती, तो फिर एक बार थोड़ा सा तरीका भी समझा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ऐसे कर सकते थे जैसे मैंने आपको करके बताया। तो 9 और 9 18, लास्ट वाले डिजिट से ही मैंने देखा 9 और 9 को ऐड करूँगा तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है तो वो देखो, कल मैंने समझाया था 2:58 PM। दो तरह की क्लॉक होती हैं, या तो 12 आवर क्लॉक से हम कर सकते हैं या 24 आवर क्लॉक से कर सकते हैं। मैं दोनों समझा देता हूँ। 2:58 से पहले, ठीक है, इसका मतलब पीछे की तरफ चलना है। ठीक है, और 4 घंटे 59 मिनट हमें पीछे चलना है। तो 4 घंटे 59 मिनट में अगर 1 मिनट और जोड़ दूं तो क्या ये 5 घंटे नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इससे 5 घंटे पहले का समय देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको 4:59 को 5 घंटे मान लिया, तो इससे 5 घंटे पहले का समय क्या होगा? तुम कहोगे सर जी 9:58 का, और ये सुबह के बज रहे होंगे। देखो, इसमें से 5 घंटे लेस करने हैं ना हमने। ठीक है, तो 9 और 5 14 होते हैं। ठीक है, और 9 और 5 अगर 14 हो गए तो 14 का मतलब कल मैंने बताया था 12 के बाद 13 14, यानी कि 2 बज गए, यानी कि 2:58 हो जाएंगे। यानी कि इससे 5 घंटे पहले का समय 9:58 AM होगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर 5 घंटे नहीं 4 घंटे 59 मिनट लेने थे। इसका मतलब हमने 1 मिनट फालतू इसमें से घटा दिया। तो एक फालतू घटा दिया तो इसमें एक फिर से ऐड कर दो। तो इसमें अगर 1 मिनट में फिर से ऐड कर दूंगा तो ये कितना बनेगा? 9:59 AM, 9:59 AM जो है वो क्वेश्चन का आंसर था। क्या ये बात समझ में आ गई? ऑप्शन डी कैसे आंसर आया? ये तो हमने किया किससे? 12 आवर वाली क्लॉक से। अगर मैं इसको क्वेश्चन को करवाऊं किससे? 24 आवर वाली क्लॉक से, तो मुझे बताओ 2:58 का समय कितना होगा? 14:58। ठीक है, ये क्या है? आर है और ये क्या है? मिनट है। तो अगर 24 आवर क्लॉक में देखें, 2 तरीके बता चुका हूं वैसे मैं अभी तक। एक तो मैंने डायरेक्ट बताया, दूसरा 12 आवर क्लॉक का बताया, तीसरा मैं ये बता रहा हूं। तो 14 घंटे 58 मिनट मेरे पास हैं, तो हमें देखना है इसमें से 4 घंटे 59 मिनट। तो 4 घंटे और 59 मिनट को आपने इसमें से क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि हमें तो पहले का समय चाहिए। क्लियर है? तो अब देखो इसको माइनस करने का तरीका क्या, मुझे बताओ। 58 मिनट में से 59 मिनट तो माइनस होंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर से हमें 1 घंटा उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इधर से अगर मैं 1 घंटा इधर शिफ्ट करूंगा तो यहां पर मेरे पास बचेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं 1 मिनट। जब इधर से 1 घंटा इधर शिफ्ट होगा तो यहां पे 13 घंटे बच जाएंगे, और 1 घंटा इधर शिफ्ट कर दिया तो 58 मिनट तो पहले से ही थी, और 1 घंटे की 60 मिनट हमारे पास शिफ्ट हो गई। तो ये बन गई हमारे पास कितनी? 118 मिनट। तो 118 मिनट में से अब 59 मिनट को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कितना बनेगा? देखो, 9 और 9 18, 5 और 5 10, 59 मिनट बनेंगे। माइनस कर दिया। अब इधर 13 में से 4 माइनस किए तो कितने बनेंगे? 9। तो 9 घंटे और 59 मिनट आप यहां से लिख देना। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपने करना है। अगर ये बड़ा है तो इसको पहले इधर से 1 आर ले लो ताकि ये 60 पूरा बन जाए, और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो 9:59 AM का जो है वो समय होगा। ठीक है, अगर ये 19 आता बाई चांस सोल्व करके तो फिर ये 7:59 का समय होता। ठीक है, फिलहाल ये मॉर्निंग के 9:59 हैं।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे मैंने इसको सोल्व किया। मिनट 1 घंटा इधर से आया तो 60 मिनट उसके, तो टोटल बन गए 118 माइनस 59 कर दिया। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो अब वही बात है ना भाई, आप किस तरह से सोच रहे हैं ये भी तो डिपेंड करेगा। अब देखो ये था हमारे पास टाइम 4 घंटे 59 मिनट। मैंने अभी क्या समझाया कि इसको यार तुम पूरे 5 घंटे मान लो, तो अगर मैं इसमें से 5 घंटे घटा दूं तो कितना आएगा 58, और यहाँ पे कितना आएगा 9 घंटे 58 मिनट आएगा आंसर। क्लियर है। लेकिन हमने तो क्या कर दिया, 1 मिनट ज़्यादा घटा दिया भाई, तो 1 मिनट और ऐड कर दो ना, तो क्या होगा 9:59। तो देखो कितना आसान हो गया। तो तरीके हैं कई, बस ध्यान रखना कि किस तरीके को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टाइम का क्वेश्चन था और टाइम का क्वेश्चन आता है जरूर, पेपर 1 वाले ध्यान से कर लें इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब देखो 1/2 में कितने 1/8 हैं। हाउ मैनी, इंग्लिश में उल्टा होगा, हाउ मैनी 1/8 आर देयर इन 1/2। 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो ठीक है, इस बात को समझाता हूँ, सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। मैं कह दूं कि 20 में कितने 5 हैं। मैंने कहा 20 में कितने 5 हैं, तो मुझे बताओ 20 में कितने 5 हैं। इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो तुमने कहा 4 5 हैं। 5 5 5 5 हो गए ना 20, तो कितने हैं 4। तो कैसे पता लगा, इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो बोला 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो क्यों ना भाई 1/2 को हम 1/8 से डिवाइड कर दें, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कैसे 1/2 और ये नीचे से पलट के क्या हो जाएगा 8/1, तो आंसर कितना बनेगा 4। तो ऑप्शन ए इसका जवाब है। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में, कैसा लग रहा है वीडियो, लेक्चर समझ में आ रहा है आपको। तो अगर अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट जरूर कर दिया करो दोस्तों, ताकि हमें हौसला मिले और अच्छा लगे कि हाँ भाई आप लोगों का प्यार ही तो है जो हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ किसके बराबर होंगे। क्या कह रहे हैं भाई इंग्लिश वाले, यहाँ देखो 19 थाउजेंड्स, 1000 का मतलब 1000, प्लस 19 हंड्रेड्स प्लस 19 इकाइयाँ का मतलब वंस, ये किसके बराबर होगा। तो मुझे बताओ 19 जो हैं वो 1000 हैं, तो 19 गुणा 1000 कितना बनेगा 19,000, 19,000 बनेगा। 19 जो है 19 जो है वो 100 है, तो कितना बनेगा 1900 बनेगा। और 19 जो है वो 1 है, यानी कि ये बनेगा, ये कर दो भाई ऐड, तो 20919 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जवाब है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी कैसे करेंगे भाई, देखो कह रहा था अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 6 7 से तो क्या भागफल आएगा, यानी कि इसको जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट क्या होगा। भागफल मतलब कोशेंट आपसे पूछ रहे हैं। तो अब देखो इसको बिना लिखे आप कर सकते हो। कैसे, एक तरीका तो ये होता है, कई बार इससे आंसर आ जाता है। कैसे, 5 6 7 से हम जब डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 6 7 कितनी बार आ रहा है, तो तुमने कहा 1 बार 2 बार 3 बार, तो जिस ऑप्शन में 3 बार 1 दिखेगा वो आंसर होगा। लेकिन ऐसा मत करना, बोला सर इसमें भी तो 3 बार दिख रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये 3 बार 1 देखने का मतलब क्या है, देखो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन अगर मैं 5 6 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो थोड़ा सा दिमाग से काम लेना था। कैसे दिमाग से काम लेते हैं, 5 6 1 जा 5 6 7, कितना आएगा 0। क्लियर है भाई, आया समझ में। इसका मतलब 1 पे चलेगा। फिर किसको उतारोगे तुम, 5 को उतारोगे। 5 को उतारेंगे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो नहीं गया, लगाई 0। फिर किसको उतारोगे, 6 को उतारोगे, फिर से नहीं गया तो लगाई 0। फिर किसको उतारोगे, 7 को, तो फिर 5 6 1 जा 5 6 7। तो इसका मतलब आंसर में 1 0 0, तो इसी ऑप्शन में आ रही है ना, तो 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें आप बिना लिखे कर सकते थे, ऑप्शन बी इसका आंसर है। और सीटेट क्लास 1st to 5th 29 जनवरी 2012 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया भाई, बीज गणित। अभी फार्मूले आज करवाए थे ना मैंने तुम्हें। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई 6 के बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई 63 है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो कैसे करना है, इसको लिखो एक्स स्क्वेयर वाई प्लस
एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 63। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये एक जैसे से दिख रहे हैं? कुछ कुछ बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। क्या एक जैसा दिख रहा है? x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, y इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो क्यों ना मैं इनके अंदर x y कॉमन ले लूं। तो अगर मैंने इसमें से x y बाहर ले लिया तो एक x बाहर चला गया, तो एक x एक्स्ट्रा है वो बच गया, y तो बाहर है। इसमें से अगर x y ले लिया तो x बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, लेकिन यहां पर y 2 है तो एक y इसमें बच गया, और प्लस में इसको लिखा हमने एज इट इज। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में। अब फिर से देखो यार, क्या इन दोनों में तुम्हें फिर से यहां x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है? अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दूं तो क्या ये दोनों में कॉमन दिख रहा है? तो तुम कहोगे बिल्कुल कॉमन दिख रहा है हमें। तो x प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई अगर तुम्हें दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी कि इसके पास भी है इसके पास भी है, तो दोनों से अगर ले लूंगा तो ध्यान दो इसके पास क्या बचेगा? एक्स वाई, फिर प्लस एज इट इज, इसके पास क्या बचा? इससे कॉमन ले लिया तो इसके पास बचा 1। इतना समझ में आया? ध्यान रखना, ऐसा मत बोलना ये पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ पे 0 बचेगा, ऐसा नहीं होगा, उसके पास 1 बचेगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक, अब एक्स वाई इसकी वैल्यू तो 6 दे रखी है ना, तो यहाँ पे 6 रखूंगा तो 6 प्लस 1 ये कितना बनेगा? 7, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 63। एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू 6 थी, ये 7 बन गया और ये 63। अब देखो इसको तुम इधर बटे में ले जाओ तो यहीं से काट देना, ये कितना पे कटा? 9 पे, तो x प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया? 9। लेकिन हमें तो पूछा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है ना, तो ध्यान दो आज की क्लास जब शुरू हुई थी तो फॉर्मूले थे x प्लस वाई के होल स्क्वेयर में हमारा मिलता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 2xy, इस फॉर्मूले में मिलता है ना, तो हमें इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा तब हमें ये मिलेगा जो पूछा हुआ है। तो तुम क्या करो, दोनों साइड का क्या कर दो? स्क्वेयर कर दो। तो दोनों साइड का स्क्वेयर करूंगा तो इधर क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 2xy इक्वल टू 81। बात समझ में आ गई तुम्हें? ये क्यों किया ये पता लगा? या तो उस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना या इन दोनों का स्क्वेयर कर देना, दोनों साइड का, तो ये चीज आ जाएगी। अब तुम मुझे बताओ, हमें वैल्यू तो किसकी बतानी है? वैल्यू तो हमें इसकी बतानी है, तो इसकी वैल्यू बतानी है तो एक्स वाई की वैल्यू तो मुझे पता है 6 है, तो यहां पे अगर 6 लूंगा तो 6 × 2 कितना बनेगा? 12, तो ये बन गया 81 - 12, ये इधर से इधर चला जाएगा। 12 कहां से आया? 6 × 2 12, तो ये इसको सोल्व करना था आपने, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 9 और 2 11, 6 9, 69 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर 69 दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है भाई। तो ये करना था दोस्तों तुमने इसमें, ठीक है, क्लियर? तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रायिकता, ठीक है। तब तक क्वेश्चन पढ़ो तुम, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो सुनना, फिर मैं क्या बताऊंगा इसमें। देखो क्या कह रहा है, एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे हैं, 2 सेब और 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, यादृच्छिक रूप का मतलब क्या होता है? बिना देखे, रैंडमली, यानी कि एक टोकरी रखी है और तुमने बिना देखे ऐसे कोई भी एक फल उठा लिया, उसमें से कोई भी एक उठा लिया, ठीक है, बिना देखे, उसको बोलते हैं यादृच्छिक रूप से, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश समझ रहे होगे ना मेरे ख्याल से, इंग्लिश वालों को पता लग गया होगा। एक टोकरी रखी है, बड़ी सी बास्केट है जिसमें 3 ऑरेंज हैं, 2 एप्पल हैं और 5 बनानाज हैं। इनमें से रैंडमली एक हमने जो फल है यानी कि फ्रूट है वो उठा लिया है, तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि ये जो फ्रूट हमने लिया है ये या तो ऑरेंज हो या बनाना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले तो ये जो प्रायिकता शब्द है, प्रायिकता, इसको पहले समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, इसको मैं बिल्कुल सीधे से शब्दों में लिखता हूं, होने की संभावना, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना आसान, होने की संभावना बटे में कुल संभावना। क्या मतलब है इस बात का? पूरा मैंने कहा था प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। होने की संभावना बटे में कुल संभावना, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो क्या मैंने कहा कि एक सप्ताह में, एक वीक में कितने दिन होते हैं? तो तुम कहोगे 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे, ठीक है। तो ये 7 दिन होते हैं एक वीक के अंदर।
मैं कहूं इन 7 दिनों में से सोमवार होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप मुझे बताइए 7 में से सोमवार हैं कितने, केवल एक, तो सोमवार होने की संभावना कितनी है, वो तो केवल एक है ना, आउट ऑफ टोटल 7, यानी कि मंडे होने की केवल एक पॉसिबिलिटी है टोटल 7 पॉसिबिलिटी में से। ठीक है, तो ये होने की पॉसिबिलिटी बटे में टोटल पॉसिबिलिटी, इस तरह से हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। जब आप इसको सोल्व करोगे ये 1 से छोटा मान आएगा। ठीक है, जैसे और सिंपल से एग्जांपल समझाते हो, अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि बादल हो गए बाहर, ठीक है, बाहर मौसम खराब हो गया, तो मौसम खराब होगा तो क्या चांस है, या तो बारिश आएगी या बारिश नहीं आएगी। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, 2। लेकिन बारिश आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, वो तो एक ही चांस है ना बारिश आने का, तो आंसर क्या बनेगा, 1/2। और काफी सारे एग्जांपल हैं इस चीज के, जैसे मैंने कहा एक कॉइन को अगर उछालते हैं, एक सिक्के को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है। अब ये मत सोचना बोला फिल्मों के हिसाब से ऐसे सिक्का खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं खड़ा होगा, तुम करके देख लेना, खड़ा हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, तो नहीं होगा खड़ा, जैसे ही आप उसको उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2। लेकिन हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, हेड तो केवल एक ही सिचुएशन में आ सकता है, तो आंसर बनेगा 1/2। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी है। अब ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन आसान वाला है, इसकी तो काफ़ी सारी आगे फॉर्मूला भी करवाना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ हमें फॉर्मूले करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना फॉर्मूले के हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आगे फॉर्मूले का आता है तो फिर मैं फॉर्मूला भी समझा दूंगा, फिलहाल एक बार इसको देख लीजिएगा। तो मुझे बताइए उस टोकरी में 3 ऑरेंज, 2 एप्पल और 5 बनाना है, तो टोटल कितने फ्रूट हैं हमारे पास, 3, 2, 5 और 5 10, तो नीचे तो 10 आएगा, इसको इधर लिखता हूँ, तो नीचे कितना आएगा, 10। क्लियर है, यानी कि कुल संभावना कितनी होगी, 10। इसकी वैल्यू तो 10 मिल गई हमें। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि जब हमने ऐसे रैंडमली एक फ्रूट उठा लिया तो उसके संतरा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे बताइए हमारे पास संतरे कितने हैं, 3, तो मैंने जैसे ऐसे उठा लिया तो ये पहले वाला संतरा भी आ सकता है, फिर उठाया, हो सकता है ये दूसरे वाला उठाया जाए, हो सकता है ये तीसरे वाला उठाया जाए, तो इसका मतलब टोटल 3 संतरे हैं ना, और तीनों में से कोई भी उठेगा काउंट तो संतरा ही होगा, तो इसका मतलब होने की संभावना कितनी है संतरे की, 3। ऑरेंज की बात कर रहा हूं मैं, ऑरेंज होने की संभावना है कितनी, 3/10। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि इस टोकरी में ये फ्रूट हैं, जब हमने ऐसे रैंडमली कोई फ्रूट उठाया तो इसके ऑरेंज यानी कि संतरा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो जवाब होगा 3/10। ठीक है, क्लियर। फिर उसने बोला कि एक केला यानी कि बनाना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मुझे बताओ उसके अंदर बनाना कितने हैं, 5, तो पांचों में से कोई भी आ सकता है, तो बनाना होने की संभावना है 5 और कुल संभावना कितनी थी, 10, यानी कि 5/10 यहां से आ सकता है। क्लियर। लेकिन उसने ये पूछा इसके एक संतरा या एक केला, ध्यान रखना ये जो या शब्द यहां पे लिखा है ना, या इंग्लिश में लिखा होगा और, इसका मतलब यहां पे क्या है, प्लस। याद रखना मैंने बोला इसका मतलब यहां पे क्या है, प्लस करना है। अगर होता एक, अगर बोलता ना इसमें से 2 फ्रूट लेने, तो इसका एक ऑरेंज तथा एक केला होने की, 1 ऑरेंज एंड, अगर और की बात आ जाए ना, और का मतलब एंड, तो फिर यहां पे क्या लगाना है हमने, सिंबल मल्टीप्लाई का। ठीक है, क्या सिंबल लगेगा फिर, क्रॉस का, यहां पे प्लस का और यहां पे क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं या तो ये सिचुएशन हो जाए या ये है बनाना, BANANA, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, तो मैंने कहा या वाली सिचुएशन में बीच में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो अब बेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा इनको ऐड कर दो, 3 + 5 कितना बनेगा, 8/10, और काट के आंसर कितना बन गया, 4/5, तो 4/5 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, देखने में प्रोबेबिलिटी का मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये आसान था। हालांकि इससे मुश्किल भी हो सकते हैं, अगर हमें 2 ऑरेंज चाहिए होते तथा एक बनाना चाहिए होता तो फिर कुछ और चलता केस। फिलहाल के लिए आप इसको समझें ऐसे बिना फॉर्मूले के, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो, और ये वाले क्वेश्चन पेपर 1 के ही चल रहे हैं भाई, देख लो भाई। अब तुम्हें सब कुछ सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, और सीखने में दिक्कत क्या है, आसान नहीं लग रहा हो जब तो तुम मुझे कहो कि सर नहीं हमारे तो समझ में ही नहीं आता, बोला मैथ ही नहीं समझ में आता। अरे यार कैसे नहीं आएगा, मुझे बताओ क्या मुश्किल है, यहाँ पे लग रही है कहीं मुश्किल,
अभी देखना आगे आगे कैसे प्रैक्टिकल, वीडियो को देखना एंड तक। इस पार्ट में नहीं आया तो अगले पार्ट में जरूर आएगा, हो सकता है वो क्वेश्चन ना आए अभी, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल। तो अब देखो, यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 लिखी हों तो मैंने कितनी बार 2 लिखा। ध्यान से समझना, अब ये बात मैं समझा चुका हूँ, आप इसका आंसर करो, वीडियो पॉज करो, आंसर करो, फिर देखना कि क्या आंसर मैच कर रहा है आपका। 11 से 199 तक संख्या लिखी है तो कितनी बार 2 लिखा, तो मैंने कुछ समझाया था तुम्हें, प्रैक्टिस सेट में समझाया था कि 1 से 100 तक अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो जीरो जो है, 1 से 100 तक अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो हमारा जो जीरो है वो कितनी बार आता है, 11 बार आता है, 11 टाइम्स आता है हमारा जीरो। 1 जो है वो 21 टाइम्स आता है, यानी कि 21 बार आता है। और जो हमारा 2 से लेके जो बाकी के 9 तक बच गए वो कितनी बार आते हैं, 20 बार। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक, ध्यान रखना। तो 1 से 100 तक ये हमारे जो हैं इतनी बार आते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो बात किसकी कर रहे हैं, 11 से 199 तक बात कर रहे हैं 2 की, कि 2 कितनी बार लिखा जाएगा। तो देखो कितना फास्ट होगा क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, इसके लिए इनको तो मिटा रहा हूं, फिलहाल इनको मिटा रहा हूं, इनका कोई रोल नहीं है। हम किसको देखना चाह रहे हैं, 2 को। मैंने कहा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो भाई 2 है कितनी बार आएगा, 20 बार। अगर इसी बात को मैं कह दूं कि 1 से 199 तक, 1 से, अब देखो 100 तक, 100 में तो 2 था नहीं ना, इसलिए 1 से 199 तक कितनी बार आएगा, तुम कहोगे 20 बार और आएगा। इसका मतलब टोटल कितनी बार आया, 40 बार। क्या ये बात समझ में आई, 1 से 199, मैंने 199 क्यों किया, किसी को समझ में आ रहा है कि मैंने 199 क्यों लिया। मैंने इसलिए लिया, अगर मैं इसको 200 लेता ना, तो ध्यान दो, जब मैंने लिखा था ना 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक जब काउंट कर रहे थे तो 100 में तो 1 लिखा हुआ था, 2 नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब ये काउंट यहां से काउंट नहीं हो रहा था और टोटल 20 बार आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने 199 लिखा, तो अगर मैं 200 लिखता तो 200 वाला तो 2 काउंट होता ना, फिर 200 वाला तो, जबकि 199 में 2 आता ही नहीं, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब 20 और 20 40 बार आता, ठीक है। अब संख्या तो 11 से स्टार्ट है ना, तो 11 से स्टार्ट है, तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक 2 कितनी बार आएगा, तो तुम कहोगे 1 बार आएगा। 1 से 10 तक 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा ना, तो वो आपने इसमें से माइनस कर देना है, और 39 बार जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 39 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर भी हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, कहीं पर रटना नहीं है। कैसे नहीं रटना, ध्यान से समझना मेरी बात, कि ये कैसे बनेगा। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो कि सर ये तो कंफ्यूजन सा लग रहा है और ऑप्शन भी बड़े नजदीकी हैं, ध्यान रखना, ठीक है, तो गलत भी हो सकता है। तो अब सिंपल सा लिखते हैं, मुझे बताओ 11 से 20 तक 2 कितनी बार आएगा, 11 से 20 तक, तुम कहोगे 11 12 में आएगा और 20 में आएगा, तो तुमने कहा 2 बार आएगा, ठीक है। फिर मुझे बताओ 21 से 30 तक, तो तुम कहोगे 21 22 23 24 25, इधर से 26 27 28 29, तुमने कहा 9 बार आया, लेकिन 22 में तो 2 बार आया था ना, 22 में 2 बार आया था, तो 10 बार आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है, 9 बार दिख रहा है, लेकिन 22 में 2 बार आया था, तो इसका मतलब 10 बार आएगा। फिर मुझे बताओ 31 से लेके 40 तक कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, क्यों, 32 आएगा। फिर 41 से, यहां पे लिखो, 41 से कितने तक, 50 तक कितनी बार आएगा, 1 बार। फिर 51 से 60 तक कितनी बार आएगा, 1 बार। फिर 61 से 70 तक कितनी बार आएगा, 1 बार। फिर 61 के बाद यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 71 से 80 तक कितनी बार आएगा, 1 बार। 81 से 90 तक कितनी बार आएगा, 1 बार। 91 से 100 तक कितनी बार आएगा, 1 बार। कितनी बार हो गया, देखो 10 और 2 12, 13 14 15 16 17 18 19 बार तो ये आ गया, ठीक है। और आपको पता है 100 संख्याओं में, 100 संख्या अगर लेते हैं तो उसमें जो है वो कितनी बार आता है हमारा, मैंने अभी आपको बताया था 100 संख्याओं में कितनी बार आता है, याद करो कितनी बार आता है, 20 बार बताया था ना, तो 20 बार और इसमें ऐड कर देना, कितना बनेगा, 39 बार इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो फिर से इसको देख लेना, ध्यान रखना 200 नहीं लेना, 199 तक लिखा हुआ है, 200 होगा तो फिर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है,
क्योंकि 100 तक 20 बार आते हैं, लेकिन अगर 101 से अगर 200 आ जाता तो फिर वो 21 बार हो जाता। क्यों? क्योंकि वो फिर 200 से एक बार ऐड हो जाता, तो 39 टाइम्स है। नहीं तो फिर अगर फिर भी किसी को भेजे में नहीं आया हो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कितनी बार आया यहाँ पे? 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 बार आ गया। मुझे बताओ अब 111 से 20 तक फिर से 2 बार, 121 से 131 से फिर से ये सब कुछ आएगा, ठीक है, आएगा ना। इसका मतलब 19 बार और आएगा, हो गया। अब इसमें क्या बच गया? इसमें बच गया क्या? 101 से लेके 110 तक, तो एक बार इसमें भी आएगा ना, तो ये एक और जोड़ देना, तो 39 बार आएगा। तो सारे तरीके समझा दिए मैंने। फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से रिवाइंड करना, फिर से देखना। फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट करना, ठीक है, दिए जाएंगे आपके जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इसके बाद करो भाई, तब तक अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है उसमें भाई। इस क्वेश्चन में कहा कि ये संकेत है, ये कोई निशान बना दिया यहाँ पर, और उसमें अगर नहीं दिख रहा वीडियो में तो आपको बता दूं, इसके अंदर है ना ऐसा निशान है, ये ऐसे बना के ट्रायंगल, इसके अंदर ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? ये चाहे वह किसी भी आकार का हो का मतलब क्या है आप समझो। उसमें जो मर्जी लिखा हो, कह रहा है कि अगर ऐसा साइन कहीं भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है a+4, यानी कि जो इसके अंदर नंबर लिखा है उसमें 4 ऐड कर दें। और संकेत b, इसका मतलब क्या दे रहा है भाई? इसका मतलब है किसी भी आकार को हो, इसका मतलब है b², यानी कि जो अंदर लिखा उसका स्क्वायर करना है। तो यहां पे पूछा है कि इसका क्या मतलब होगा। ध्यान दो, क्या दिखा? 3 ट्रायंगल में लिखा है, उसके बाद ऐसे स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसका प्लस ट्रायंगल में 2 लिख दिया, -4 इसमें लिखा है, और बाहर अब की बार ट्रायंगल है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है एकदम। ध्यान से करना, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ये नंबर लिखा हुआ है, ये अगर ट्रायंगल में लिखा हुआ है तो इसमें हमने 4 प्लस करना है, तो 3 + 4 कितना बनेगा? 7। यानी कि इसमें हमें जब किया तो ये बना 7, ठीक है। इसमें 4 ऐड कर दिया, 7 बन गया। फिर ये किस में आ गया? अब इसके आगे अंदर आ गया। जब बॉक्स में जो नंबर आता है उसका क्या करते हैं? स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में? क्लियर। अब ट्रायंगल के अंदर जो लिखा है उसमें 4 प्लस करते हैं, तो 2 + 4 कितना बनेगा? 6, माइनस इसका क्या करते हैं? स्क्वायर। ध्यान दो, जो नंबर अगर इस स्क्वायर डब्बे में लिखा है तो उसका करना है स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16। फिर 16 जो आएगा ये ट्रायंगल में आ गया, 16 में फिर 4 ऐड कर दो, कितना बनेगा? 20। तो ये बन गया 49 + 6 -20, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 55 -20 कितना बन रहा है? 35। तो दिख रहा है कहीं पे 35? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये इसका आंसर था। तो इस तरीके से करना था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा, बस सिंबल ध्यान रखना कि कब स्क्वायर होगा, कब उसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो 35 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन जो है मीन मोड मीडियन का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पहले एक बार समझ लो इंग्लिश वाले। ये ऑब्जर्वेशन सेपरेशन का मतलब ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है। इसके मध्यांक, मध्यांक का मतलब मीडियन, बहुलक यानी कि मोड, तथा परास, परास का मतलब रेंज का माध्य, माध्य का मतलब मीन क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन एक दिया एग्जामिनर ने और पूछ सारी राम कहानी ली, सब कुछ पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। यहाँ पे जो भी डाटा आपको दे रखा है, जो भी प्रेक्षण दे रखे हैं, पहले उसको आप अरेंज कर लें। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। अब कैसे देखो, यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है तुम्हें? 6 दिख रहा है। कितनी बार है? 2 बार। उसके बाद क्या दिख रहा है? 8, वो भी कितनी बार है? 2 बार। फिर क्या दिखा? 9, कितनी बार दिख रहा है भाई? 3 बार, ठीक है, 3 बार दिख रहा है, लिख दो। उसके बाद क्या बच गया हमारा? 14 बच गया। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। देखो उसमें 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, ठीक है। सबसे पहले मध्यांक यानी कि मीडियन, मीडियन मध्यांक किसमें लिखा है? वो माध्यिका भी लिख सकता था, ये निकालना सबसे पहले, ठीक है। इसको निकालते हैं। अब देखो माध्यिका निकलती कैसे? माध्यिका क्या होता है? एक मिड वैल्यू को माध्यिका बोलते हैं। तो मुझे बताओ, ये रस्सी है, ये रस्सी है,
ठीक है। और सिंपल से समझाता हूँ, पहले रस्सी से समझो। ये मेरी 5 फिंगर हैं, ठीक है। इन 5 फिंगर का मिड क्या होगा? तुम कहोगे ये मिड वैल्यू है। क्यों भाई? ये क्या है? मिड वैल्यू, इसी को मीडियन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन डाटा को पहले अरेंज करना है ऐसे। अब ये है, ये 4 वैल्यू जो है इनका मिड वैल्यू क्या होगा? तो तुम कहोगे मिड वैल्यू तो यहाँ पे आएगा सर जी, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ आएगा ना, क्लियर है। तो जब ये वाली वैल्यू निकालनी होती है ना, तो फिर ये पता है कैसे निकलती है? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, बस हो गया। सो कैसे? देखिए, ये जो वैल्यूज हैं इसका मिड वैल्यू क्या होगा? तुम कहोगे मिड वैल्यू सर जी यहाँ आएगा, देख लो कैसे, 4 इधर रहेगी, 4 इधर रहेगी, तो ये मिड वैल्यू होगी ना। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। तो वो कैसे निकालना होता है? अब इसके पास के जो 2 नंबर है ना, ये वाले, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। अभी अभी मैंने समझाया, फिंगर्स पे समझाया। तो 9 8 17/2 यानी कि 8.5 जो है ये इसका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर वैल्यूज इतनी होती यानी कि 7 होती तो फिर ये मीडियन होता। देखो 3 इधर बच गई, 3 इधर बच गई, तो फिर ये मीडियन होता अगर वैल्यू 7 होती, ठीक है। पर इसमें 8 थी। फिर उसने क्या बोला? इसका मोड क्या होगा? मोड का मतलब बहुलक। अब देखो ये कैसे निकलता है भाई? जोन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है ना, वही मोड होती है। तो मुझे बताओ, सबसे ज्यादा बार तो 9 आ रहे हैं, तो फिर इसका मोड कितना होगा? 9। फिर इसका परास यानी कि रेंज, रेंज जिसको आप बोलते हैं परास, ये क्या होता है? बड़ी वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या बड़े मान में से बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कर दो। बड़ा नंबर कौन सा है? 14। छोटा नंबर माइनस कर दो, कितना है? 6। तो ये कितना आएगा? 8। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया। और पूछ क्या रहा था? इनका माध्य, ये पूछा। माध्य का मतलब क्या होता है? मीन, एवरेज भी बोलते हैं। तो मीन कैसे निकलता है? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यू है? एक तो 8.5 है, 8.5 है, एक क्या है? 9 है, और एक 8 है। डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है, ठीक है। तो बस इनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो दिस इज 8.5, ठीक है। तो दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से करना था आपने, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आ चुका है, तब तक कीजिए इसको। अलजेब्रा, बीजगणित का, आज के इस रामबाण में बीजगणित अलजेब्रा के क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, सीखना है हमने। अब देखो क्या है भाई क्वेश्चन, कह रहा था व्यंजक यानी कि एक इक्वेशन दे रखी है ये का एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका क्या होगा। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको लिख लें, x² माइनस y² प्लस में x प्लस में y माइनस z² प्लस में 2yz और माइनस में क्या है? z। इसका एक फैक्टर आपसे पूछ रहा है। ध्यान दो, मैंने शुरुआत में कुछ फार्मूले बताए थे और उन फार्मूलों को मद्देनजर रखते हुए यहां से आपने थोड़ा सा डिसीजन लेना है। कैसे? यहां पे इस फार्मूले में ना ये 2yz आया, ये yz आ रहा है ना, इसका मतलब y और z को मिला के कोई फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा एक बार देखते हैं। सबसे पहले x² लिख दो, x², फिर y और z को मिला के, इसका मतलब इसको और इसको मिला के फार्मूला बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो yz आया, y और z इसमें है, तो हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं। ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? y² प्लस में z² और ये माइनस का 2yz, ठीक है। ध्यान दो, माइनस बाहर ले लिया ना, तो फिर ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस ले लिया। अब ये सारे ले लिए तो बचा क्या? उसको लिख दो, प्लस में x प्लस में y और माइनस के z। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। कैसे पता लगेगा? वो फॉर्मूले अगर आपको याद है ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था? a² प्लस b² माइनस 2ay, ठीक है, 2ab, सॉरी, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहां पे ये हमारा क्या है? फॉर्मूला बनेगा किसका? y माइनस z के होल स्क्वायर का। और ये तो पहले से है ही, और ये वाला बाद वाला पोर्शन भी है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इतना समझ में आ रहा है? एक मिनट रुको, ठीक है, हाँ, क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब
एक फार्मूला तो ये लग गया हमारा, ये वाला फार्मूला। एक फार्मूला मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बताया था, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या था भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस पहले लिख देना, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए है, ये वाला एक्स जो था, और ये पूरा बी है। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी, ठीक है, मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी, बी क्या है, ये पूरा है। फिर से क्या लिखूंगा, ए माइनस बी, तो जब इसको माइनस लिखूंगा तो ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। और बच गया क्या, x प्लस वाई माइनस जेड, मैंने इसको भी ना एक पैकिंग में रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा पैकिंग अच्छी लगेगी। तो मुझे बताओ यहां पे अब हमारा क्या बना, x प्लस वाई माइनस जेड, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यानी कि ये फिर से हमारा कॉमन है। तो x प्लस वाई माइनस जेड को मैं फिर से अगर कॉमन ले दूं तो इसमें से क्या बचेगा, ये बाहर चला गया तो क्या बचा, x माइनस वाई प्लस जेड, और इसके पास क्या बचा, प्लस का 1। मैंने बताया था पीछे, जब ये पूरा बाहर चला जाएगा तो इसके पीछे 1 बचेगा। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। तो ऐसा कहीं दिख रहा है आपको कि इसका एक फैक्टर क्या होगा, तो देखो x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना। इनमें से कोई भी तुम्हें दिखे, या तो ये दिख जाए या ये दिख जाए, दोनों में से जो भी दिख जाए वही आंसर होगा। तो हमें यही दिख रहा है मेरे ख्याल से, हाँ यही दिख रहा है, x माइनस वाई प्लस जेड, ध्यान से करना है बस। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी इसमें है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास के साथ जल्दी ही मिलेंगे। हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद वो आपको सेकंड क्लास में मिल जाए, तो इसको तब तक ध्यान से देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।